Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is drain of wealth. In this lecture, we will try to understand first what is drain of wealth, second, what are the reasons responsible for the drain of wealth, third, how did drain of wealth take place, its mechanism or the instrument used for the drain of wealth, and last the consequences. So, start with the drain of wealth. Now, ये जो term है drain of wealth, it refers to the unidirectional outflow of a of Indian national portion of Indian national product to Britain. ओके और उसके रिटर्न में फॉर वाइल इंडिया रिसीव्ड नथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ नहीं मिलता था उसके रिटर्न में. सो इट इज सिंपली द definitions for drain of wealth. Okay, so drain of wealth क्या है? It refers to the unidirectional outflow of a portion of Indian national product. कहाँ जाता था? ये ब्रिटेन जाता था और उसके रिटर्न में इंडिया को कुछ भी रिसीव नहीं होता था. ओके, सो विद एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ये जो प्रोसेस था एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ये जो प्रोसेस था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, इट कमेंस्ड और ये कंटिन्यू रहा और इवन फर्दर इंक्रीज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, now let's see what are the reasons responsible for this drain of wealth take place. So first, drain of wealth, it was the outcome of establishments of British rule in India. Okay, so ये जो British rule था, it was guided by the British interest. British इनका जो rule था, it was guided by the ब्रिटिश इंटरेस्ट. ओके, सो ये जो ब्रिटिश इंटरेस्ट था उसमें ये क्या करते थे, जो इंडियन रिसोर्सेज थे वर यूज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मदर कंट्री दैट इज द ब्रिटेन. बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कैरिंग आउट एज मच एज रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडिया एज पॉसिबल. बिकॉज जो इंडिया थी वो उसकी कॉलोनी भी थी, ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल और वो अपनी मदर कंट्री को भेज देते थे इन ऑर्डर टू फीड दी इंडस्ट्रीज जो कि न्यूली ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थी अंडर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ओके, सेकेंड था मिसयूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर बाय द ब्रिटिश. सो मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, ये एक अनदर रीजन था फॉर द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. ओके, सो जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था एवरी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सो दैट जो इंडिया की वेल्थ थी इट कुड बी टेकन आउट. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डिड ड्रेन ऑफ वेल्थ टेक प्लेस. हाउ डिड ड्रेन ऑफ वेल्थ टेक प्लेस और इसकी मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ. सो फर्स्ट था इंडियन इन्वेस्टमेंट. सो ये जो टर्म इंडियन इन्वेस्टमेंट है इट रिफर्स टू द यूज ऑफ इंडियन रिसोर्सेस, यूज ऑफ इंडियन रिसोर्सेस इन बाइंग इंडियन गुड्स. इंडियन के रिसोर्सेस को यूज करते थे इंडियन गुड्स को बाय करने में और ये जो गुड्स थे जो बाय किए गए हैं इन गुड्स को फर्दर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और जो इसका प्रोसीड्स होता था जितना भी इसमें बीच में बचता था ऑफ दिस ट्रेड वाज रिमेन्ड आउट. ओके, सो अगर हम देखें प्रायर टू बैटल ऑफ प्लासी, जो इंग्लिश कंपनी थी दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी दे यूज टू ब्रिंग बुलियंस, वो अपने बुलियंस को लाते थे दैट इज द रुपीज लाते थे इन ऑर्डर टू परचेज द इंडियन गुड्स, इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए. और अगर हम ये देखें ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 50 ईयर बैटल ऑफ प्लासी से, अगर पहले हम देखें 50 ईयर
तो हमें क्या पता चलता है कि जो कंपनी है दे ब्रॉट बुलियन वर्थ 20 मिलियन पाउंड, इतने मिलियन पाउंड वो इंडिया में लेके आए थे इनटू इंडिया। बट अगर हम ये फिगर को देखें, एनालाइज करें आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, सो क्या हो जाएगा, जो कंपनी थी दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन रिसोर्सेस, वो इंडियन रिसोर्स को यूज करने लगी टू परचेज द इंडियन गुड्स। सो अब क्या हुआ, ये जो रिसोर्सेस हैं दे वर मोबिलाइज थ्रू द दीवानी राइट्स एंड बाय डिफीटिंग द इंडियन पावर्स इन द वॉर्स एंड बैटल्स, जो कि बैटल ऑफ प्लासी का एक रिजल्ट था। ओके, तो अगर हम इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये बैटल ऑफ प्लासी है। ओके, यहां से अगर 50 इयर्स हम प्रायर देखते हैं तो हमने ये देखा कि जो इंग्लिश कंपनी थी वो ट्रेड करने के लिए अपने जो मींस मिलियंस ऑफ पाउंड्स बाहर से लाती थी, 20 मिलियन पाउंड्स। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ, जो हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे ही इंडियन गुड्स को खरीद के वो मोबिलाइज, और ये जो रिसोर्स को इन्होंने कैसे मोबिलाइज किया, थ्रू द दीवानी राइट्स और बाकी राइट्स जो उन्होंने सक्सेसिव बैटल के थ्रू और बेसिकली सक्सेसिव अपनी पॉलिसीज के थ्रू गेन किए थे इन इंडिया में। ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से। ओके, second reason, that is the exploitations of Indians. So ये जो ड्रेन था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसने फैसिलिटेट किया था द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द इंडियंस, बिकॉज जो इंडियन आर्टिजन्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, जो इंडियन आर्टिजन्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपने गुड्स को सेल करो एट अ चीपर रेट्स, कम से कम रेट्स में आप हमको सेल करो, और उनको दोबारा फोर्स किया जाता था बेसिकली टू परचेज के लिए, परचेज करो आप रॉ मटेरियल्स हमसे एट अ हाई प्राइसेस। तो डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है उनको, मीन्स ब्रेथ लेने का, मीन्स कुछ और कुछ कि उनका कुछ बच जाए और बेसिकली उनको जो अपना जो प्रोफेशन जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो एक तरफ तो वो कहते थे जो भी आपने जो अपने गुड्स बनाए हैं उसको चीप रेट्स में बेचो, और जो रॉ मटेरियल है उसको बनाने के लिए वो हमसे हाई प्राइसेस में आप लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे दे वर फोर्स्ड फॉर द कंपनी एट अ लो वेजेस। और थर्ड क्या था, कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था, ये जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप कंपनी के लिए वर्क करो फॉर लो वेजेस, उनको बहुत ही लो वेजेस प्रोवाइड करे जाते थे। एट द सेम टाइम ये जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी। ओके, सो समटाइम्स क्या होता था कि एक तो लो वेजेस थे और समटाइम्स ये भी होता था, इट वाज एविडेंट दैट दे वर नॉट पेड एनी वेजेस, उनको कोई भी वेजेस भी नहीं दिया जाता था, ऐसे ही उनको काम करवा दिया जाता था एट ऑल। ओके, सो ड्यू टू विच क्या हुआ, मेनी ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्समैन वर सो मच एक्सप्लॉइटेड, दे फेल्ट सो मच एक्सप्लॉइटेड दैट उन्होंने क्या किया, दे कट देयर थंब, उन्होंने अपना अंगूठा ही काट दिया, अपने आप ही काट दिया, बिकॉज इट वॉज द मेन पार्ट कि अगर आप कुछ को पकड़ के कोई काम करना है या फिर कुछ भी आपको करना है तो आपको थंब की बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है। अगर जब वही नहीं रहेगा तो ये जो ब्रिटिश कंपनी है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको फोर्सफुली कंपेल नहीं कर पाएंगे आपको काम करने के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड जो इंडियन मर्चेंट्स थे दे वर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी। अब वो उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, थ्रू मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, उनसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते थे। टू इंडियन क्राफ्ट्समैन हो गए और आर्टिशंस हो गए और इंडियन जो मर्चेंट्स हो गए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय मोबिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज होम चार्जेस। नाउ व्हाट आर दीज होम चार्जेस, सो ये जो होम चार्जेस हैं इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर हैं that was carried out by the East India Company up to the time period 1858। अब 1858 में बहुत ही वाटरशेड इवेंट हुआ था। इफ यू नो क्या हुआ था, ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
इसी से हो जाता है हमारा टेस्ट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो 1858 में कुछ ऐसा एक वाटरशेड मींस इवेंट हुआ था जिसने चेंज कर दिया था पूरी पॉलिटिकल सिचुएशंस को। ओके, सो क्या हुआ था आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 के बाद अप टू ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1858 तक, उन्होंने एक्सपेंडिचर्स जो किए हैं वो रिफर होते हैं होम चार्जेस में। और आफ्टर 1858 में जो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर हो गई। ओके, सो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में जो एक्सपेंडिचर्स करती थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, तो ये सब आ गए होम चार्जेस के अंदर। ओके, सो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, दीज एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड द डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या है? सो ये जो डिविडेंड्स होते थे, दे पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स होते थे उनको डिविडेंड्स दिया जाता था बाय द कंपनी, उन अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती थी ये। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी। होम चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी, जो उसने लोन्स लिए हैं कहां से? एब्रॉड। एब्रॉड जो लोन्स लिए हैं वो सब के जो इंटरेस्ट पेड होते थे वो होम चार्जेस में आते थे। नेक्स्ट आता था सैलरी, सैलरी एंड पेंशंस ऑफ द ऑफिशियल्स जो काम करते थे कहां? नॉट इन इंडिया, इन लंदन। तो यहां पे बहुत ही स्टेटमेंट को ध्यान से देखना आप, यहाँ इन लंदन में हो रहा है। जो भी लंदन में ऑफिशियल्स जो वर्क कर रहे हैं उनकी जो सैलरी और पेंशन होगी, इट कम्स अंडर दी होम चार्जेस। अगर कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाएगा सैलरी एंड द पेंशन ऑफ द ऑफिशियल वर्किंग इन इंडिया कम्स अंडर दी होम चार्जेस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द पेंशंस। यहाँ पे सैलरी और पेंशन दोनों जो ऑफिशियल्स अब्रॉड में काम कर रहे हैं लंदन में, और अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ पेंशंस ऑफ ऑफिशियल्स हु वर्कड इन इंडिया बट रिटायर्ड टू लंदन, जो लंदन चले गए हैं, तो उनकी भी पेंशंस किसके अंडर आती थी? होम चार्जेस के अंदर होती थी। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ सिविल, जो सिविल परचेज की जाती थी और जो भी मिलिट्री परचेज की जाती थी वो भी इसी होम चार्जेस के अंडर में आती थी। ओके, नेक्स्ट इज ये जो होम चार्जेस थे, अगर हम इनको ऑन एन अगर परसेंटेज में देखें तो ये होम चार्जेस जो हैं इट वाज समवेयर कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 10 to 13% ऑफ टोटल इंडियन रेवेन्यू। टोटल इंडियन रेवेन्यू का ये कॉन्स्टिट्यूट करते थे 10 to 13% ऑफ इंडियन रेवेन्यू अप टू द ईयर 1857। ओके, बट ये जो परसेंटेज थी ये फर्दर इंक्रीज हुई टू 24 ड्यूरिंग द ईयर 1897 टू 1901। ओके, 1897 टू 1901, और यही फिगर 40% हो गई ड्यूरिंग द ईयर 1921 टू 22। सो अगर ये स्टेटमेंट आता है जो होम चार्जेस था इसकी जो परसेंटेज थी इन कंपैरिजन टू टोटल इंडियन रेवेन्यू इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट 110% करेक्ट होगी, इसमें कोई भी नहीं है। अगर हमने देखा 1857 तक 10 to 13% था, उसके बाद फिर 24% हुआ 1897 टू 1901, और फिर 40% हो गया ड्यूरिंग द ईयर 1921 टू 22। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है that is the European Financial Capital। ओके, सो अगर हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये जो चार्टर एक्ट आया था इसने फर्स्ट टाइम अलाउ करा था एंट्री ऑफ यूरोपियन फाइनेंस कैपिटल इन इंडिया। ओके, फाइनेंस कैपिटल इन इंडिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, प्लीज डू रिमेंबर कि विच ऑफ द चार्टर एक्ट्स allowed the entry of European financial capital in India, so it was the Charter Act of 1813। okay, so क्या हुआ ये जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स थे, these यूरोपियन इन्वेस्टर्स इनको अलाउ किया गया टू बाय क्या? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, यानी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप खरीद सकते हैं। कहां पे?
इन इंडिया में। सो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, खरीदने को तो खरीद सकते हैं पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंटर्ड इंडिया, ठीक है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में आया, ओके। और ये जो ब्रिटिश कैपिटल था, यूरोपियन फाइनेंशियल जो कैपिटल थी, इसको कहां कहां इन्वेस्ट किया गया, इसको रेलवेज में इन्वेस्ट किया गया। ऑल्दो अगर हम देखें आज के टाइम में अगर कोई कहता है कि फाइनेंशियल कैपिटल बाहर से आता है तो इट वाज क्वाइट गुड बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ अवर एफडीआई, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट वाज गुड बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट गुड। अभी हम इसको रीजन डिस्कस करेंगे कि ये क्यों गुड नहीं था, ओके। सो ये जो कैपिटल जो आया था, फॉरेन कैपिटल, यूरोपियन फाइनेंशियल कैपिटल जो आया था, ये इन्वेस्ट किया जाता था इन दी रेलवेज में, इन दी बैंक्स में, इन इंश्योरेंस में, ओके, इन पोर्ट्स में, इन रबर प्लांटेशंस में, रबर प्लांटेशंस में, जूट प्लांटेशंस में, कॉफी प्लांटेशंस में एंड टी प्लांटेशंस में, ओके। सो ये जो यूरोपियन वेंचर था, इट वाज मैनेज्ड बाय द इंटरलॉकिंग एजेंसीज। ये कैसे मैनेज होता था, बाय इंटरलॉकिंग एजेंसीज। अब इस इंटरलॉकिंग एजेंसीज का मीन्स क्या हुआ, सो बेसिकली ये जो यूरोपियन वेंचर्स था, ये कैसे मैनेज किया जाता था, पर मैनेज बाय द इंटरलॉकिंग एजेंसीज। सो दैट इसमें क्या होता था, वन वेंचर, अगर कोई एक वेंचर है, वन वेंचर हैविंग स्टेक इन अनदर वेंचर्स, तो उसका स्टेक होता था अदर वेंचर्स में, ओके। सो सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस होल्डिंग होती थी, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस होल्डिंग होती थी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो यूरोपियन वेंचर्स थे, दे सपोर्टेड ईच अदर, ठीक है। सो ये जो सारे वेंचर्स थे, दे सपोर्टेड ईच अदर, वो अपने आप को, यू मीन्स सिंपली अगर हम कहें तो वो अपने यूरोपियंस को ही सपोर्ट करते थे। दैट इज वाई इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अदरवाइज अगर कोई हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो एफडीआई है, जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, अगर वो हमारे ऐसे सेक्टर में होता है जो हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, डेफिनेटली इट विल गुड फॉर इंडिया और बेसिकली फॉर एनी इकोनॉमी। लेकिन इस टाइम में क्या होता था, यहाँ पे इंटरलॉकिंग एजेंसीज थी, क्रॉस होल्डिंग होती थी, उसके रिजल्ट क्या होता था, जो यूरोपियन वेंचर्स थे वो अपने आपस में ही सपोर्ट करते थे ईच अदर, और जो हमारे इंडियंस बेचारे थे, जो इंडियंस भाई लोग थे, दे वर कैप्ट आउट, उनको कुछ भी इससे फायदा नहीं हुआ था, कैप्ट आउट ऑफ द लूप। उनको जो भी वेंचर वो स्टार्ट करते थे उसमें सपोर्ट ही नहीं मिलता था, फाइनेंशियल कैपिटल ही इन्वेस्ट नहीं होता था, तो डेफिनेटली इट विल बाउंड टू, उसको बंद होना पड़ता था या फिर उसको प्रॉफिट नहीं होता था। सो अल्टीमेटली वो लोग उसको लेफ्ट कर देते थे, कोई भी वेंचर स्टार्ट करते थे। सो ओके, सो ये जो यूरोपियन मोनोपोली थी, जो मोनोपोली है, इट वाज यूज्ड टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सम सॉर्ट ऑफ यूरोपियन मोनोपोली वाज जनरेटेड, और ये उसको यूज किया जाता था टू फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट था, ये जो प्रॉफिट था, इट वाज ड्रेन्ड आउट, और इसको ले जाया जाता था अपनी मदर कंट्री में, दैट इज द यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट इज द यूरोपियन फाइनेंशियल कैपिटल, एंड इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रेन ऑफ wealth, okay। So what are the consequences, ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए ड्रेन ऑफ वेल्थ के। सो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इट टुक अवे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। तो जो हमारे इंडियन रिसोर्सेज थे, दे वर टुक अवे। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडियन वेल्थ थी वो डिसअपियर हो गई। सो इकोनॉमिक हॉलोनेस, हमारे पास जब कुछ बचा नहीं, इकोनॉमिक हॉलोनेस, और सिर्फ पॉवर्टी ही बची, इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम
कैसे उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, और बेसिकली जब रिसोर्सेज होंगे तभी तो हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर अवर इकोनॉमिक बेटरमेंट्स, हमारी अपनी ग्रोथ के लिए, हमारे अपने जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए। सो ये सारी की सारी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, इकोनॉमिक हॉलोनेस हो गई थी, सब कुछ खाली कर गए थे। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमें क्या बचा, हमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और पॉवर्टी वो हमारे लिए छोड़ गए थे। और यही जो पॉवर्टी है, इकोनॉमिक हॉलोनेस थी, ये कंटिन्यू रही थी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सम सॉर्ट ऑफ रिपरकशंस जो हैं वो आज भी हमें देखने पे मिलते हैं, बिकॉज इन इंडिया स्टिल अ सिग्निफिकेंट पोर्शंस of our total Indian populations lives under the poverty. Okay, so ये बहुत बड़ा एक रीजन है। सेकेंड इज जो इंडियन वेल्थ है, इंडियन वेल्थ ड्रेन्ड आउट इन ब्रिटेन, सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन द कैपिटल फॉर्मेशंस इन ब्रिटेन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ हुआ, कैपिटल फॉर्मेशंस हुआ ब्रिटेन में। ओके, सो ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशंस है, इसने फर्दर बूस्ट किया टू द इंडस्ट्रियल revolutions in Britain. Industrial revolutions in Britain means उसको further push किया, ओके, और हमारे इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। सो ये जो प्रोसेस था ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इट वाज एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव। तो उसका नेचर कैसा है, इट वाज एक्सट्रीमली exploitative in nature, and every sections of the Indian society suffered immensely. It was due to the drain of wealth. Okay, so ये जो drain of wealth है, उसने फिर फर्दर क्या किया, drain of wealth further eroded the purchasing power। हमारी जो purchasing power थी उसको further erode कर दिया of the Indians, as a result of which जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, जिनकी अर्लियर बहुत डिमांड होती थी, लॉस्ट मार्केट, उनकी सारी की सारी जो मार्केट थी वो लॉस्ट हो गई। ओके, और जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इट डिक्लाइन रैपिडली व्हेन ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक प्लेस, और वो ऐसे डिक्लाइन हुई कि फर्दर वो ग्रो भी नहीं कर पाई। ओके, सो ये जो ड्रेन है, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर recurring famines as well। जो recurring famines होते थे उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ का, बट इट इज बिकॉज जो पीपल्स थे, दे वर नॉट हैविंग द मनी इवन टू परचेज द फूड मटेरियल्स। उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो परचेज कर पाए अपने लिए फूड मटेरियल्स को। ओके, फूड मटेरियल्स को। सो जो ड्रेन थ्योरी है, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है, इट वाज सपोर्टेड बाय, और इट वाज मींस उसको लाइमलाइट में लाए गए बाय द लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या किया, अब ये जो जब ये दादा भाई नौरोजी इसको सामने लाए और उन्होंने बताया कि ऐसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ऐसे जो ब्रिटिश रूल है, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, हमारी जो इकोनॉमी को है वो हॉलोनेस बता रहा है, और जो हमारे पीपल्स को है वो पॉवर्टी की तरफ उसको ले जा रहा है। तो ये सब चीजों ने रेज किया द लेवल ऑफ नेशनल अवेकनिंग अमंग द मासेस। ठीक है, सो क्या हुआ, फिर जब उन्होंने सबको बताया तो इट विल increase or basically raise the level of national awakening among the masses। अब ये जब नेशनल अवेकनिंग जनरेट हुई अमंग द इंडियंस बेसिकली, तो क्या हुआ, जो एंटी ब्रिटिश था, पहले हम क्या सोचते थे, जो ब्रिटिश हैं वो हमारे माई बाप हैं, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, वो हमारे बेटरमेंट के लिए आए हैं, जो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी की जो वो बातें करते थे ना, तो फिर अब ये सब, ये जो पर्दा था व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का, ये पूरा क्लियर हो गया और हमें सब चीज दिखने लगी। ठीक है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करने आए हैं, इनका मेन मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अपनी मदर कंट्री के लिए अर्न करें, और इंडियन को उन्हें मींस एक डेस्टिट्यूशन की कगार पे छोड़ दिया था, हमारी इकोनॉमी को इतनी वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में ला दिया था कि वहां से निकलना, हम जो आज पहुंचे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज जो ब्रिटिश हमें छोड़ के जहां से गए थे, इट वॉज इन दी वर्स्ट पॉसिबल फेज। और उससे अगर आज हम कंपेयर करें, जो हमारी इकोनॉमी है जितने अच्छे से मींस वो ईयर बाय ईयर उसको गेन कर रही है, जैसे जीडीपी जैसे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल
और डेफिनेटली इंडिया ने बहुत ही एक अच्छा काम किया हमारी इकोनॉमी में, जहाँ पे हम आज खड़े हैं। ओके, सो ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने रेज किया लेवल ऑफ द नेशनल अवेकनिंग अमंग द इंडियंस, और जो एंटी ब्रिटिश डिसकंसर्न था एज ए रिजल्ट वो फर्दर इंक्रीज हुआ और इंटेंसिफाइड हुआ, और विच अल्टीमेटली लीड्स द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इससे जो स्ट्रगल था ऑफ द ब्रिटिश रूल ये कमेंस्ड हुआ। ओके, और अल्टीमेटली इसका एंड कब हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। सो दिस इज अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो मैंने इसमें वो चीजें कवर करने की कोशिश की है जो नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलती हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वन मोर थिंग, इसमें प्लीज आप ये मत सोचना कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मैं तो ये सोच के ये लेक्चर बना रहा हूँ कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट यूजीसी, तो एटलीस्ट आपको दैट मच इंफॉर्मेशन तो होगी जो बेसिक बुक्स में अवेलेबल है। सो आई ट्राई टू गिव यू सम एक्स्ट्रा डायमेंशंस, ओके, सो जो आपको हेल्प करें इन ऑर्डर टू टैकलिंग द क्वेश्चंस जो कि रियल यूजीसी नेट और बेसिकली यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।